बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास्ट पेपर एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज। हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है वो याद रखिएगा जीन्स कहलाता है, याद रखिएगा। और जीन जिस जगह पर पाई जाती है उससे नाम क्या दिया जाता है, उसको लोकस या प्लूरल फॉर्म उसके लोसाई नाम दिया जाता है। और फिर हेरिडिटी क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, ये मुंतकिली का नाम है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, या आप खसूसियात कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, टू अनदर जनरेशन, जिसको विरासत भी कहा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, इस कलेक्टिव जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, वो जेनेटिक्स कहलाती है, याद रखिएगा जी, जेनेटिक्स, जिसमें जीन्स और हेरिडिटी का जो है वो साइंटिफिक स्टडी की जाती है। और फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? वो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। मेंडल, जिसने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पेश किया था, और उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर काम किया था, पी प्लांट के ऊपर काम किया था, पिस्सम सैटिमन के ऊपर काम किया था। तो ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? वो मेंडल साहब को कहा जाता है, याद रखिएगा, दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि इंसान के अंदर टोटल कितने जो है वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इन ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम्स, और अगर पेयर की बात की जाए तो वो 23 और 23 पेयर्स होते हैं। अब डीएनए के हवाले से देखा जाए कि डीएनए किस चीज का एक्रोनम है? डीएनए बेसिकली डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का ये एक्रोनम है, मुखफ़फ़ है, दैट्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें बेसिकली 4 जो है वो नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? दैट्स एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब इनको जब मुतलका कंप्लीमेंट्री बेस पेयर मिलते जाते हैं, इसका मतलब है कि जैसे ही एडेनिन को मिलता जाएगा साथ में थायामीन, गुआनिन को मिलता जाएगा साइटोसिन, तो आपस में क्या है वो बॉन्ड बनाते जाएंगे। जैसे यहां पे मेंशन है, दैट्स एडेनिन एंड नेक्स्ट वन इज थायामीन, नेक्स्ट वन इज साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये बात का सवाल पूछा जाता है कि इनके दरमियान बॉन्ड्स की तादाद कितनी होती है? तो याद रखिएगा, एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां पे पाए जाते हैं? एडेनिन और थायामीन के माबैन, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और आरएनए के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी 4 ही नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं, लेकिन फर्क किसका होता है? वो सिर्फ थायामीन का होता है। अगर आरएनए के हवाले से देखा जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसमें भी यही होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब थायामीन की जगह क्या होता है? वो यूरासिल पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये 4 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स होते हैं। और जो डीएनए के अंदर शुगर होती है, बेसिकली ये राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली ये शुगर होती है। तो ओवरऑल डीएनए के वजह से ये सवाल बन सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस पेयर्स पाए जाते हैं? बेसिकली 4 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स हैं, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन है। जबकि अगर बात की जाए आरएनए के हवाले से तो उसमें थायामीन की जगह यूरासिल पाया जाता है। इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? वो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और फिर जीन जिस जगह पर पाई जाती हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? याद रखिएगा, उसे जीन लोकस या जीन लोसाई भी नाम दिया जाता है। फिर बात का ये सवाल भी पूछा जाता है कि होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस से क्या मुराद है? होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस। अब ये हमारे पास है ए अलील्स हैं। अब दोनों क्या हैं? ये होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस। और दोनों होमोजाइगस में से क्या है? डोमिनेंट है। यहां पे क्या है? ए और ए, इसमें एक अलील क्या है? ये हमारे पास होमोजाइगस है, जबकि ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो ओवरऑल ये किस कंडीशन में है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। कैपिटल ए एंड स्मॉल है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, जबकि कैपिटल ए क्या है? ये ओवरऑल होमोजाइगस है। और अगर ये देखा जाए कि स्मॉल ए ये भी होमोजाइगस में है, याद रखिएगा जी, इट्स आल्सो
होमोजाइगस इन नेचर। और याद रखिएगा जो डोमिनेंट अलील होती है वो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती है। जैसे कि यहां पर मैंने बताया ये भी तो डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है, लेकिन ये डोमिनेंट होमोजाइगस, ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। जो रिसेसिव अलील होती है वो हमेशा अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है, वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, याद रखिएगा जी। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। और अलील किसे कहा जाता है? पार्टनर ऑफ जीन पेयर इज कॉल्ड एज अलील। अब ये क्या है? ये एक अलील है और ये दूसरी अलील है। वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज द रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव भी बास्कत पूछी जाती हैं। और बास्कत ये भी पूछा जाता है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या फर्क है? होमो मीन सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट, याद रखिएगा। और फिर ये पूछा जाता है कि डोमिनेंट कौन सी होती है और रिसेसिव कौन सी होती है। तो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि डोमिनेंट से मुराद है कि वो जो दूसरे के असर को सप्रेस कर दे, और रिसेसिव से मुराद जो अपना असर जाहिर नहीं कर सकती लेकिन उस वक्त जाहिर करेगी अलील जब उसको अपनी मुतलका रिसेसिव अलील मिलेगी, तो उस वक्त वो अपनी जो है सही मानों में एक्सप्रेशन शो करेगी। फिर बात का ये पूछा जाता है कि फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, याद रखिएगा जी। फेनोटाइप मीन आउटर एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट्स। फेनोटाइप मीन फेनोटाइप, और याद रखिएगा फेनोटाइप मीन आउटर एक्सप्रेशन, किसी भी खसूसियत का जाहिर होना। आउटर एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, किसी खसूसियत का जाहिर होना। मिसाल के तौर पर जी, टालनेस एक करैक्टर है जी, टाल, तो ये जहरी खसूसियत है। जैसे रेड एक कलर है, ये जहरी खसूसियत है, उसको क्या नाम देते हैं? वो फेनोटाइप। जबकि उसकी जो जीनोटाइप होती है, जेनेटिक मेकअप, ये टाल है, इस टाल को अगर मैं जहर करूंगा, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या हैं? ये याद रखिएगा जीनोटाइप्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज, बेटा ये जीनोटाइप्स कहलाती हैं, याद रखिएगा जी। तो यहां पर ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि फिनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं। फिनोटाइप मीन जो जहरी खसूसियत, जो कलर होता है, फॉर एग्जांपल जी आंखों का कलर है, फॉर एग्जांपल जी बालों का कलर है, सेम इज द केस के ब्लड ग्रुप है, उसका कौन सा जो है ग्रुप है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये जहरी जो खसूसियत है, जिसमें कद है, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो टॉल है, ये सारे के सारे फिनोटाइप हैं। लेकिन अगर उसको अलील की फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में शो करोगे तो वो क्या कहलाता है? वो जीनोटाइप कहलाता है। और बात का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट किसके ऊपर असर कर सकता है, तो याद रखिएगा एनवायरनमेंट फेनोटाइप पे तो असर कर सकता है लेकिन जीनोटाइप पे असर नहीं कर सकता। तो ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन से जो कि जीन्स और जेनेटिक्स, डीएनए और हेरिडिटी के हवाले से वो तमाम क्वेश्चंस कंसेप्चुअल जो थे वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट एडीएस एवरीडे साइंस जो है क्वेश्चन वो हमारे पास कौन सा है? दैट इज व्हिच इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अब वो उसका सही जवाब क्या है? दैट इज द ट्रिटियम। अगर आइसोटोप के हवाले से देखा जाए, पहले ये भी पता होना चाहिए कि आइसो मीन्स द सेम, याद रखिएगा जी, आइसो मीन्स द सेम। और जो आइसोटोप होते हैं इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, या मास नंबर भी इसको बोलते हैं जी, डिफरेंट मास नंबर। अब अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, तो वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है सेम एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि प्रोटॉनों की तादाद तो सेम ही होगी। इसका मतलब प्रोटॉन्स, याद रखिएगा, वो सेम ही होंगे और किसी भी एटम के अंदर वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी आइसोटोप में प्रोटॉनों की तादाद सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम रहेगी। अब डिफरेंट मास नंबर, जो मास नंबर है वो उसमें क्या होता है? याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। दैट इज कॉल्ड एज, उसको ए से इंडिकेशन करते हैं मास नंबर को। अब प्रोटॉनों की तादाद तो वैसे सेम आ रही है, डिफरेंस किस में आता है? बॉस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से किस में डिफरेंस होता है? याद रखिएगा न्यूट्रॉनों का डिफरेंस होता है। और हाइड्रोजन के हवाले से देखा जाए तो उसके 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H21, H3V1। नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर है, दैट इज एटॉमिक नंबर। आप देखते हैं एटॉमिक नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी क्या है 1, इसमें भी क्या है 1।
अब जितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर से मुराद प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही होंगे। अब इसका मतलब है एक प्रोटॉन है साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब डिफरेंस किस में आएगा याद रखिएगा, वो न्यूट्रॉनों में आएगा। मास नंबर का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मास नंबर कितना है 1 है, तो मैं मास नंबर लिखता हूं 1, प्रोटॉन कितने ऑलरेडी दैट इज 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे मैंने फाइंड आउट करने हैं। जब ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे है 2/1, यहाँ पे मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा भाई, a इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे कितना है मास नंबर 2 आ चुका है, क्योंकि ऊपर क्या होता है मास नंबर 2 आ चुका है तो मैं 2 लिखूंगा। प्रोटॉन कितना है वैसे 1 है, न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं। अब ये एक जाकर इधर माइनस होगा, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं न्यूट्रॉन कितना है, एक न्यूट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन तो वैसे एक 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 बराबर है। अब तीसरे में क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 3/1 है, मास नंबर 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने वही फार्मूला लगाना है कि A इज इक्वल टू दैट्स P प्लस N। तो मास नंबर 3 है, प्रोटॉन वैसे एक है, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। ये उधर जाएगा -3 -1 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है बेटा, दैट इज 1 2 2 जो है न्यूट्रॉन है। अब देखिए प्रोटॉन सेम आ रहे हैं, एक एक एक, इलेक्ट्रॉन भी सेम ही आ रहे हैं, एक एक एक। डिफरेंस किस में आ रहा है, वो न्यूट्रॉनों में आ रहा है। यहाँ न्यूट्रॉन क्या है, दैट इज 0, न्यूट्रॉन क्या है, दैट्स 1, न्यूट्रॉन क्या है, दैट्स 2। तो यहां पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं या इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या न्यूट्रॉन। याद रखिएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फिर डिफरेंस किस में आता है, याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉनों में डिफरेंस आता है। और फिर यह भी सवाल पूछा जाता है कि भाई हाइड्रोजन के टोटल कितने आइसोटोप है। हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप हैं, और उसमें जो पहला आइसोटोप है उसको प्रोटियम नाम दिया जाता है, दूसरे को ड्यूट्रियम, तीसरे को ट्रिटियम नाम दिया जाता है। तो आइसोटोप्स के हवाले से भी जो मुमकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल ईडीएस सर्वे डिस्टेंस के हवाले से कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज मैडम क्यूरी वन द नोबेल प्राइज इन 1903। जो मैडम क्यूरी साहबा थी उन्होंने सबसे पहले 1903 में किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिया था, उनको मिला था, याद रखिएगा वो फिजिक्स में मिला था। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि ओवरऑल नोबेल प्राइज की कितनी कैटेगरीज हैं, वो 6 कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा जी। उन 6 कैटेगरीज में से जी, दैट इज 6 कैटेगरीज। उन 6 कैटेगरीज की बात की जाए तो सबसे पहले दैट इज फिजिक्स, नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज मेडिसिन और फिजियोलॉजी, next one is that is literature, fifth one is that is peace, and sixth one is that is economic sciences और economics में याद रखिएगा जी। और हर साल जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कब दिया जाता है, वो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है हर साल, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब जो हैं इनकी जो डेथ है वो 10 दिसंबर को ही हुई थी। तो जो नोबेल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो हर साल 10 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, याद रखिएगा 1901 को दिया गया था। याद रखिएगा सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 10 दिसंबर 1901 को जो है सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। और फिर ये जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी थी ये 1968 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। यानी अगर ये सवाल पूछा जाए कि इनिशियली नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में ये मुश्तमिल था, तो 5 फील्ड में ये दिया जाता था, दैट इज 5 फील्ड्स कंसिस्टेंस। तो 5 फील्ड के बाद जो छठी नई फील्ड इंट्रोड्यूस कराई गई इकोनॉमिक साइंसेस थी, वो कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वो 1968 में 1968 में ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी। फिर ये सवाल आता है किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, दैट इज सर्वर्जियस रिक्सबैंक ने इंट्रोड्यूस कराई थी जी। सर्वर्जियस रिक्सबैंक, इन्होंने जो है ये जो छठी कैटेगरी है ये इन्होंने इकोनॉमिक्स वाली जो है ये इंट्रोड्यूस कराई थी। तो ओवरऑल ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि टोटल कितनी कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज। और जो छठी कैटेगरी है वो कब इसको शामिल किया गया था नोबेल पीस प्राइज में, इट वाज इंक्लूडेड इन 1968। और किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, सर्वर्जियस दैट इज रिक्सबैंक। और इसका जो है हर साल
कब जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इनाम दिए जाते हैं, सेरेमनी कब होती है, वो 10 दिसंबर को ही होती है। और पहला जो है फर्स्ट कब दिया गया था नोबेल प्राइज, वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट फ्यूल इज एम्प्लॉयड फॉर गैस वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर कौन सी जो गैस इस्तेमाल की जाती है, एसिटालीन जो है गैस इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद देखिए विच डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द वाटर, वो टाइफाइड जो है वाटर बॉर्न डिजीज से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर बॉर्न डिजीज इसे कहा जाता है। सेम इज द केस डायरिया भी जो है वो भी वाटर बॉर्न डिजीज ही है। उसके बाद है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये बेसिकली थायरॉक्सिन के लिए जो इंतहाई ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे इस बॉडी के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है बेटा दैट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, या इसको सीएनएस सिस्टम भी नाम बोलते हैं जी। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। और ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये थ्रू केमिकल्स होते हैं, ये थ्रू हार्मोन्स होते हैं, याद रखिएगा। ब्लड के अंदर शुगर कितनी कम ज़्यादा हो रही है मेरे जो है दिमाग को नहीं पता जी, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इसी तरह से मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, खुराक कैसे डाइजेस्ट हो रही है, ये सारे का सारा केमिकल कंट्रोल सिस्टम है। सो दैट इज़ वो कौन सा है, वो हार्मोनल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल सिस्टम है, याद रखिएगा। और प्लांट्स के अंदर जो है ये नर्वस सिस्टम नहीं होता क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं पाया जाता, ओनली एंड ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज देयर जो कि हार्मोन्स के जरिए होती है। तो ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन के लिए ये इंतहाई जरूरी है। उसके बाद है कि विच गैस कैन अकोमोडेट इन द पोरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, रेडॉन गैस उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं कि जिनका पहले इस्तेमाल होता था अब इस्तेमाल नहीं है। तो ये आई लिड जो है जो कि आंख के ऊपर होता है, आईलिड इसको नाम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज आईलिड, आंख के ऊपर ये पर्दा होता है। इट्स नॉट अ ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। और आइज के हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स, तो दैट इज द स्टडी ऑफ आइज और विजन, स्टडी ऑफ आइज, या ये इल्मुल बसरियात भी इसे कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा हुआ था कि भाई जो वेस्टिजियल ऑर्गन है इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो आई लिड जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू द यूज ऑफ व्हाट कैन रेडियो एक्टिविटी बी डिटेक्टेड, ये गैगर मुलर काउंटर होता है, उसके जरिए ये पता चलता है कि रेडियो एक्टिविटी कितनी हद तक जो है वो एमिट हो रही है, रेडिएशंस किस तरह से एमिट हो रही होती हैं, और ये उसके चेकिंग करने के हवाले से भी एक जो है डिवाइस है। ब्लैक डेथ इज टर्म यूज्ड फॉर, ये प्लेगो के लिए इस्तेमाल की जाती है बीमारी के हवाले से। उसका देखिए विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, जो टूथ एनिमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है व्हाट इज द सॉफ्ट टाइप ऑफ द कोल यूज्ड इन द पावर जनरेशन कॉल्ड एज, उसको लिग्नाइट कहा जाता है कि जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए हु इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट की थी, ये रेनी लेनेक्स साहब ने ये स्टेथोस्कोप जो है इन्वेंट की थी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय हु अमंग्स दिस, ये चार्ल्स डार्विन ने जो है ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। ओवरऑल ये देखा जाए कि एवोल्यूशन किस तरह से हो रही होती है, और एवोल्यूशन की बात डेफिनेशन वन वर्ड पूछ लेता है कि ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज एवोल्यूशन, याद रखिएगा जी। दैट इज कि ग्रेजुअल चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियां होती हैं, ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, in living organism with the passage of time, with the वक्त गुजरने के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम जो जानदारों में तब्दीलियां आती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो एवोल्यूशन कहलाती है। उसके बाद है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी होती है, वो फ्यूमर बोन होती है लेग के अंदर, दैट इज अ फ्यूमर बोन, याद रखिएगा। और फिर जो शॉर्टेस्ट बोन होती है, याद रखिएगा शॉर्टेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन वो कहाँ पाई जाती है, एयर के अंदर, और एयर के अंदर भी कहाँ पाई जाती है, मिडल एयर के अंदर पाई जाती है जी, वो
मिडल एयर के अंदर याद रखिएगा वो पाई जाती है। और उसके बाद कि व्हाट इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ द कोल कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर वो कौन सा होता है, वो एंथ्रासाइट होता है, याद रखिएगा जी। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज, उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच वन सेल एंड गल्फ अनदर सेल, उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और या इसको ये भी नाम दिया जाता है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल, दैट इज ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल। या ये भी बात पूछा जाता है व्हेन सॉलिड मटेरियल एंटर्स इनटू अ सेल, उसको एंडोसाइटोसिस के हवाले से नाम दिया जाता है कि एंडोसाइटोसिस में दो चीजें शामिल हैं। जब सॉलिड मटेरियल वो किसी भी सेल के अंदर जाएगा सो उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। जबकि अगर कोई लिक्विड चीज जो है किसी भी सेल के अंदर जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, याद रखिएगा लिक्विड चीज, उसको नाम देते हैं पाइनोसाइटोसिस नाम देते हैं जी, पाइनोसाइटोसिस नाम देते हैं। या इसको पाइनोसाइटोसिस को ये भी कहा जाता है इट इज द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, याद रखिएगा जी, दैट्स अ ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। ड्रिंकिंग प्रोसेस है ये सेल का, जिसमें लिक्विड चीज अगर सेल के अंदर जाती है दैट इज पाइनोसाइटोसिस, सॉलिड चीज जाती है दैट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस के एग्जांपल्स हैं। ये एंडोसाइटोसिस के दो प्रोसेस हैं, याद रखिएगा जी। एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड, याद रखिएगा, एंड साइटो मीन जहां पे भी आ जाए, साइटो मीन इट मीन्स सेल, याद रखिएगा। एम्ब्रियोलॉजी जो है सेल के हवाले से ओवरऑल ये देखा जाए कि सेल की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको सेल बायोलॉजी भी नाम देते हैं या साइटोलॉजी भी नाम देते हैं। तो साइटो जहां पे भी वर्ड आए उसका मतलब क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट मीन्स द सेल, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, वो लिवर, जिगर प्रोड्यूस करता है। और इसको जो है मेडिकल टर्म में हेप्टिक नाम बोलते हैं, याद रखिएगा जी। इसीलिए जब भी हेपेटाइटिस होता है तो लिवर अफेक्ट होता है, याद रखिएगा जी। वेसल्स दैट आर वन सेल थिक, उसको क्या नाम देते हैं, उसको कैपिलरीज नाम दिया जाता है। ओवरऑल 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वन इज आर्टरीज, सेकंड इज द वेन, थर्ड वन इज द कैपिलरीज। तमाम आर्टरीज में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है, वो कौन सी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उसने जाना होता है लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लोड होने के लिए। और दूसरी जो वेन्स होती हैं, तमाम वेन्स के अंदर कौन सा खून होता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कौन सी है, दैट्स पल्मोनरी वेन। वो कौन सी होती है, दैट्स पल्मोनरी वेन। और इसके अंदर कौन सा खून होता है बेटा, याद रखिएगा, ये बाज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तमाम आर्टरीज में कौन सा खून होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा खून होता है, दैट्स डीऑक्सीजनेटेड। और पूरे जिस्म की तरफ खून कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं। और पूरे जिस्म से खून कलेक्ट करके दोबारा हार्ट के अंदर कौन लेके आती हैं, वो वेन्स लेके आते हैं। कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये मटेरियल क्या क्या करते हैं, एक्सचेंज करती हैं, याद रखिएगा जी। वाया डिफ्यूजन प्रोसेस ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करती हैं जी। तो ओवरऑल 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो कि यहाँ मैंने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन भी कर दी हैं। In 1956, DNA polymerase was discovered in the cell of basically E. coli बैक्टीरिया का नाम है, उसके अंदर जो है इसको डिस्कवर किया गया था। The structures responsible for protein production in the cells, राइबोसोम को कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है EDS और डिसेंस के हवाले से। राइबोसोम्स को ये भी कहा जाता है भाई कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी है, याद रखिएगा जी। दैट्स प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हु इन्वेंटेड लाइटिंग रॉड, किसने इन्वेंट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग रॉड जो है ये इन्वेंट किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मसल फैटिग इज कॉज्ड बाय द बिल्डअप्स ऑफ बेसिकली लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि रेस्पिरेशन हो रही होती है, उस रेस्पिरेशन के नतीजे में होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है जी। C6H12 एंड O6 इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है जी। ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में क्या होती है, वो एनर्जी भी रिलीज होती है।
ठीक है, और साथ में वाटर भी रिलीज हो रहा होता है। और जैसे ही रेस्पिरेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है, जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वही ग्लूकोज जो हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू होती है। तो उस वक्त क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बनना शुरू होती है। और उसी वक्त ही जैसे भागते दौड़ते तेज़ भागते दौड़ते हैं तो उसी वक्त ही लंबे लंबे सांस लिए जाते हैं, ताकि होम्योस्टेसिस करने के लिए भाई के रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लंबे लंबे सांस लो ताकि ऑक्सीजन इनटेक करो, ऑक्सीजन का लेवल बराबर किया जाए। सो ये ओवरऑल रेस्पिरेशन जो है ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का नाम है। तो उस वक्त हमारे मसल्स में कौन सी चीज़ बिल्डअप होती है, दैट्स लैक्टिक एसिड बिल्डअप होती है। उसके बाद है कि हाइड्रोफोबिया जो है डिजीज कौन सी है, ये राइबीज की जो है वो डिजीज होती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ बिगेन विद लाइफ, बायोजेनेसिस का कंसेप्ट वो किसने दिया था, वो लुइस पास्चर ने दिया था। असल में जो बायोजेनेसिस है, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, याद रखिएगा, लाइफ जेनेसिस मीन द प्रोडक्शन, और बायो किसे कहते हैं, दैट्स लाइफ, लाइफ प्रोडक्शन। इससे पहले जो एक थ्योरी आई थी वो थी ए बायोजेनेसिस की, याद रखिएगा जी। इसमें गैलीलियो जैसे नामी ग्रामी साइंटिस्ट जो है इस थ्योरी पे बिलीव करते थे। अब जो ए बायोजेनेसिस है वो ये क्लेम करती है कि भाई लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, और वो ये क्लेम करते थे कि गोया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे हवा से बनते हैं। तो उस वक्त इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था कि बायोजेनेसिस इट मींस लाइफ। और उस वक्त ये भी कहा जाता था कि द रॉना टाइग्रिना इट मींस द फ्रॉग्स दे कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मड। लेकिन बाद में जब बायोजेनेसिस की थ्योरी आई और सेल थ्योरी आई, उन्होंने कहा था ये बायोजेनेसिस बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ए बायोजेनेसिस ये कहती है कि लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड, कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन जैसे ही बायोजेनेसिस आया और साथ में सेल थ्योरी आई, इन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकती है। सो बायोजेनेसिस मीन लाइफ कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट लाइफ और द फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लिविंग सेल्स, जैसा कि सेल थ्योरी ने ही कहा था। तो बाद में बायोजेनेसिस को ही करेक्ट कहा गया और सेल थ्योरी जो 3 पॉइंट्स है उसी को ही करेक्ट कहा गया। तो ये बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के हवाले से जो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने यहाँ पर बयान कर दिया। द वोल्टेज सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय द माइक्रोफोन, उसको क्या किया, उसको एनालॉग कहा जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद द थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड एज, वो कौन सी आर्गन है, याद रखिएगा जी। तो अगर हवा के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, दैट्स नाइट्रोजन, याद रखिएगा जी। वो 78% तकरीबन पाई जाती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वो है ऑक्सीजन का, याद रखिएगा। तो ये ओवरऑल एयर के कंपोजिशन के हवाले से एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस किस किस तनासब से कंपोजिशन में ये मौजूद होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड द पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है केमिस्ट्री के हवाले से, दैट इज मिकेल टेस्वेट ने इसको डिस्कवर किया था। विच इज द अर्लीस्ट फ्रीजिंग मेथड, ये ब्राइन फ्रीजिंग मेथड था, इस ब्राइन के जरिए जो है फ्रीज किया जाता था। तो ये पुराना सबसे तरीकाकार है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी, ये रिकेट्स की बीमारी होती है, खासतौर बच्चों के अंदर भी होती है। विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है दैट्स सनलाइट, याद रखिएगा जी। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। उसके बाद है what is the exoskeleton of the marine snail composed of calcium carbonate, याद रखिएगा जी, दैट्स CaCO3 उसका फार्मूला होता है। अब दो तरह के जो स्केलेटन होते हैं, वन इज द एंडोस्केलेटन एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जैसा कि इंसानों के अंदर पाया जाता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो ऊपर और हड्डियां जो है उसके अंदर होती हैं, जबकि एक्सोस्केलेटन में क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन मीन बोन्स आर आउटसाइड, बोन्स आर आउटसाइड, याद रखिएगा। ये तो दो तरह के स्केलेटन है। और स्केलेटन क्या बेसिकली ये बोन्स और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन है और वो क्या करता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, याद रखिएगा जी। उसके अंदर व्हाट इज अ डिजीज दैट अकर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ टाइम इज कॉल्ड एज, उसको एपिडेमिक कहा जाता है, याद रखिएगा जी। तो डिजीज के हवाले से है कि जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टाइम में हो, दैट इज कॉल्ड एज, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज उसको देखिए, फैटोम इज अ यूनिट ऑफ टू मेयर, ये डेप्थ को मेयर करने के लिए यूनिट है, गहराई को मेयर करने के लिए। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, याद रखिएगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है, दैट इज एक्सेलरेशन। बस कर ये भी पूछा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो वो एक्सेलरेशन है, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या कहलाता है, दैट इज वेलोसिटी, याद रखिएगा जी। और फिर एक दफा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई किसी भी क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो जीरो ही होता है। फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टूडेंट जो है वो घर से कॉलेज जाता है, कॉलेज से दोबारा घर वापस आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि उसने जहां से स्टार्ट किया है और दोबारा उसी जगह पर ही वापस आ गया है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा, हाँ डिस्टेंस होगा। सो दैट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। बेसिकली विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो नाइट ब्लाइंडनेस का बायस बनती है, जिसके वक्त रात को नजर सही तरह से नहीं आता, उसमें बेसिकली रॉड्स जो है वो कम हो जाते हैं, याद रखिएगा जी। उसके अंदर व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड अप ऑफ, वो किससे बना होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो टंगस्टन से बना होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इब्नुल हाशिम फेमस फॉर, वो ऑप्टिक्स के हवाले से, इल्मुल बसरियात के हवाले से वो जो है मशहूर थे जी। उसके बाद देखिए द इमेज फॉर्म बाय द होलोग्राफी इज बेसिकली वो 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशनल के हवाले से देखा जाए बेसिकली दैट्स एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और फिर क्या होते हैं वो जी एक्सेस। इसको कहते हैं कि ये 3D डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल बेसिकली। विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद देखिए हु पुट फॉरवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, किसने किए थे, वो जोहानसन केपलर ने कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विच विटामिन कैन नॉट बी रिटेन्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये विटामिन सी जो है रिटेन नहीं किया जा सकता। और ये भी पूछा जाता है बास्कत कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा जी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड। और मोस्टली जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इन व्हाट डज द प्रोटीन सिंथेसिस, वो राइबोसोम्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। और फिर ये भी बात का सवाल पूछा जाता है कि राइबोसोम जो है ये वाहिद सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक यूक्रियाटिक दोनों सेल में पाया जाता है, याद रखिएगा। इट इज फाउंड इन बोथ प्रोक्रियाटिक और प्रोक्रियाट्स एंड इन यूक्रियाट्स, ये दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा जी। अब फर्क क्या है कि जो राइबोसोम है प्रोक्रियाटिक सेल का वो स्मॉलर इन साइज होता है, यूक्रियाटिक में थोड़ा सा बड़ा ये साइज होता है, याद रखिएगा। इसको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्टर भी कहते हैं जी। विच गैस इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, के अंदर जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो CFC है, दैट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका सही जवाब है। उसके बाद गैसेस एम्प्लॉयड इन द वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस इंक्लूड, वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन, उसका सही जवाब है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो 331.5 मीटर पर सेकेंड, उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास, दैट इज द टर्म जीरोस्टोमिया रेफर्स टू, ये ड्राई माउथ को कहते हैं। एक्चुअली जो है ये एक टर्म के हवाले से, दैट इज ड्राई माउथ, उसका सही जवाब है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीजेस, उनको पैथोजेंस कहा जाता है, या इनको ये भी कहा जाता है कि ये डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इसी तरह से डिफरेंट फंजाई वगैरह, इन सबको पैथोजेंस कहा जाता है। और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इज पैथोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा जी, दैट इज पैथोलॉजी। और जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो इसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही स्टडी कर रहा होता है जी। उसके अंदर इन जनरल कैंसर इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन, ओवरऑल जो है वो DNA के अंदर भी चेंजेस होती हैं। और जो कैंसर है बेसिकली दैट इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल है भाई, माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल है जी, डिजीज सेल। हम ये भी कह सकते हैं अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ डिजीज सेल भी कह सकते हैं। तो माइटोसिस का फायदा भी होता है कि भाई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन मेथड है, बट माइटोसिस का नुकसान ये है कैंसर भी हो सकता है। जिस तरह से नॉर्मल सेल जो रेप्लिकेट हो रहे हैं तो डिजीज सेल भी रेप्लिकेट होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, कैंसर नाम देते हैं। और ये 2 तरह का होता है, या तो बेनाइन या तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगला सवाल हमारे पास है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन प्रोड्यूस एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट,
तो कनकेव मिरर उसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट अपेयर्स दैट द सोलर सिस्टम इज मूविंग अराउंड द गैलेक्सी एट अ स्पीड ऑफ, उसका सही जवाब है 200 किलोमीटर पर सेकेंड, सही उसका जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, दैट इज अली इब्न ईसा अल्केल वाज रीओन्ड इन, ये मेडिसिन में इसका सही जवाब है। एस्टिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड्स एज, उसको वैनगार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनस्पति घी, हाइड्रोजन उसका सही जवाब है, इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एज द टेम्परेचर राइजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन सेमीकंडक्टर, उसके बाद है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, उसका सही जवाब है स्कर्वी की डिजीज होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायरस इज नोन एज बर्ड फ्लू वायरस, उसका सही जवाब क्या है H5N1, उसका सही जवाब है। द फर्स्ट वर्किंग लेजर वाज डेवलप्ड बाय, ये थियोडोर मैमन, उसका सही जवाब है। द बिग बैंग थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, वो जॉर्जियस लेमटायर ने इसको जो फॉरवर्ड किया था। उसके बाद देखिए व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग इन ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा है, वो डेंटल एनिमल, उसका सही जवाब है। Huge clouds made up of dust and gases in the space, उसको क्या नाम है, उसको नेबुला कहा जाता है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर, बेसिकली ये कटिंग डीएनए स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम सिजर्स भी कहते हैं, बेसिकली ये मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे ने ये डिस्कवर की थी, याद रखिएगा जी। इन 1 नॉटिकल माइल, अक्सर का जो डिफरेंट मिसाइल रॉकेट्स होते हैं उसमें ये सवाल आता है कि नॉटिकल माइल क्या होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, दैट इज 1.853, उसका सही जवाब है।